अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का जीएस प्रैक्टिस सेट 02। लेकिन शुरू करने से पहले पीडीएफ की पहली स्लाइड का मैं एकदम वर्ड टू वर्ड जिक्र करना चाहूंगा। हाँ। कल की क्लास में एक दो फैक्ट्स में चूक हुई थी, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज उन्हें सही करवाया गया है। हमारा लक्ष्य आपको 100% सटीक जानकारी देना है। ये सटीक जानकारी ही तो बेस होती है। तो फटाफट वो पिछले 5 क्विक फैक्ट्स क्लियर कर लें क्या? एकदम फटाफट रिकैप देता हूं। पहला, संविधान की कुल अनुसूचियां अब 12 हैं, जो मूल संविधान में 8 थीं। दूसरा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। तीसरा, सत्यमेव जयते का स्रोत जो कि मुंडकोपनिषद है। सही। चौथा है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। और पांचवा, क्या कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तमिलनाडु से गुजरती है? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि तमिलनाडु एकदम दक्षिण में है। एग्जैक्टली। तो चलो इस प्रैक्टिस सेट की हाई स्पीड नॉलेज एक्सप्रेस को शुरू करते हैं, जहां हर एक फैक्ट हमारी एग्जाम तक पहुंचने की पत्री है। मैं तैयार हूं इस सफर के लिए। तो पहला एमसीक्यू पूछे इस हाई स्पीड एक्सप्रेस का। सवाल है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? सही उत्तर है एमएन रॉय। हाँ, और ये 1934 में एमएन रॉय ने अपनी बुक इंडिया इन ट्रांजिशन में दिया था। पर ये अचानक नहीं हुआ। अचानक नहीं हुआ मतलब इसके पीछे और भी कहानी है। बिल्कुल। देखो, 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने एक अप्रत्यक्ष मांग रखी थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में जिक्र किया। ओह अच्छा, फिर 1929 का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आया होगा। सही पकड़ा। और उसके बाद 1934 में एमएन रॉय का ठोस विचार आया। अंत में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। वाह, मतलब लगभग 50 साल लग गए एक विचार को सच होने में। वही प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना बना, जिस पर एक और एमसीक्यू है। संविधान की प्रस्तावना में किस महान आदर्श का उल्लेख है? सही उत्तर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ये आदर्श बहुत पावरफुल है। एक फन फैक्ट बताऊं? प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से लिया है, पर इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से आई है। क्या बात कर रही हो? कॉन्सेप्ट अमेरिका का और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया की। एकदम। हमने बेस्ट चीजें अडेप्ट की हैं। ये तो सही है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? उत्तर है शक्तियों का विभाजन, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है। इसमें 3 सूचियां होती हैं। संघ सूची, जिसमें पहले 97 विषय थे और अब 100 हैं। अच्छा, और राज्य सूची? राज्य सूची में 66 से घटकर अब 61 विषय रह गए हैं। और तीसरी समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। वेट, राज्य सूची से एग्जैक्टली 5 विषय कम हुए और समवर्ती में 5 बढ़ गए? ये तो हाँ, ये शिफ्ट हवा में नहीं हुआ था। ये वही है ना 42nd संविधान संशोधन 1976, जिसमें 5 विषय ट्रांसफर हुए थे। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना बिल्कुल ऐसा है जैसे फोन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपडेट कर दिया हो। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। इमरजेंसी के दौर में एजुकेशन, फॉरेस्ट जैसे मुद्दे स्टेट से निकालकर शेयर्ड लिस्ट में डाल दिए गए थे। गजब। चलो अब आधुनिक कानून से थोड़ा पुराने इतिहास की तरफ चलते हैं। एक बहुत फेमस कोट है, तमसो मां ज्योतिर्गमया। इस कथन का मूलतः उल्लेख किस में किया गया है? सही उत्तर है उपनिषद, स्पेसिफिकली बृहदारण्यक में, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। और अगर हम प्राचीन समाज की बात करें तो जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था और सन्यास। इनमें सबसे महान किसको माना गया है? सन्यास को नहीं, सबसे महान गृहस्था आश्रम को माना गया है, क्योंकि वही बाकी तीनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सस्टेन करता है। अरे हाँ, लॉजिकल है। बिना परिवार के बाकी लोग कैसे सरवाइव करेंगे? एक और हिस्टोरिकल सवाल लो, इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? जवाब है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में आरडी बनर्जी ने की थी। ये सिंधु नदी के तट पर है। वहां से क्या क्या मिला था हमें? वहां से हमें विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार मिला है। उनकी टाउन प्लानिंग एकदम एडवांस थी। सच में यार। और नदियों की बात आई है तो अगला एमसीक्यू उसी पर है। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? सही उत्तर है विपासा। बिल्कुल। और लिस्ट में बाकी नदियां भी हैं, जैसे रावी को पुरुषनी कहते थे, झेलम को वितास्ता। और सतलुज को शतुद्री कहते थे ना? हाँ, गोमती को गोमल,
चिनाब को आस्किनी और गंडक को सदानीरा। ये प्राचीन नाम कितने अलग साउंड करते हैं। वैसे एंशिएंट टॉक फैक्ट्स में एक दर्शन वाला सवाल भी है। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक कौन है? जवाब है कपिल। सही। और दूसरे दर्शन भी थे, न्याय के गौतम, योगा के पतंजलि। योगा वाले पतंजलि तो सबको याद रहते हैं आजकल। बिल्कुल। और उत्तर मीमांसा भाद्रायन ने दिया, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने और वैशेषिका कणाद ने। चलो, प्राचीन नदियों और दर्शन से निकलकर अब जरा आधुनिक भौगोलिक सीमाओं और राज्यों के आंकड़ों पर चलते हैं। एक सिंपल एमसीक्यू, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑब्वियस जवाब उत्तर प्रदेश। यूपी सबसे आगे है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। अगर यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है और लक्षद्वीप में सबसे कम। आंकड़े तो इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट करते हैं। एक इंटरनेशनल ज्योग्राफी का एमसीक्यू पूछते हैं, 38वीं समानांतर रेखा किसको विभाजित करती है? सही उत्तर उत्तर और दक्षिण कोरिया। ये बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 49th रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन को अलग करती है। और मैजिनॉट और हिंडनबर्ग लाइन? मैजिनो फ्रांस और जर्मनी के बीच है और हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। वैसे यूएसए और कनाडा का जिक्र आया तो बता दूं, फीफा 2026 यूएसए, कनाडा और मेक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे हैं। वाओ, 3 देश मिलकर। अच्छा, एक रिवर वाला सवाल वापस आ गया। ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी दिबांग किस राज्य से बहती है? जवाब है अरुणाचल और असम। ब्रह्मपुत्र के बहुत नाम हैं। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं और अरुणाचल में दिहांग। इसकी और भी सहायक नदियां हैं ना? हाँ, जैसे धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, मानस और तीस्ता। एक दिलचस्प सवाल है यहाँ पर, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती? जवाब है भूमध्य रेखा पर। एग्जैक्टली। और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी है। कर्क रेखा को भारत की माही नदी 2 बार काटती है। 2 बार कैसे? नदी यू टर्न लेती है ना भूगोल के हिसाब से, वैसे ही भूमध्य रेखा को कॉन्गो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। ऐसा लगता है जैसे ये नदियां पृथ्वी को बांधने वाले धागों की तरह हैं, दोनों तरफ से सिल दिया हो जैसे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। अच्छा, एक क्विक वन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। दक्षिण का? कोयम्बटूर। और पूरे भारत का? अहमदाबाद। अगला सवाल, यूपी के उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद। हाँ, और यूपी के विधान परिषद में 100 सीटें हैं। स्थापना 1937 में हुई थी। विधानसभा में 403 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें यूपी से कितनी हैं? शायद सबसे ज्यादा हैं। बिल्कुल, 31 सीटें हैं। और किसी भी स्टेट में विधान परिषद का गठन या समाप्ति अनुच्छेद 169 के तहत होती है। सदनों और राज्यों की बातों से आगे बढ़ते हैं, सामाजिक बदलाव, नए कानून और आर्थिक विकास की तरफ। यूपी में पहली बार 1887 में प्रकाशित दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उस जमाने में अखबार ही सब कुछ थे। हालांकि भारत का पहला पेपर द बंगाल गैजेट था, जो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। 1887 से सीधा आज के जमाने में आते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कॉरपोरेट द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहते हैं? जवाब है सोशल रिक्रूटिंग। आजकल सब सोशल मीडिया पर है। 30 जून को सोशल मीडिया दिवस भी मनाते हैं, पर इसके अपने खतरे हैं। साइबर क्राइम बढ़ रहा है। उसी पर तो आईटी एक्ट 2000 लाया गया था। सही कहा। देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में 2001 में खुला था और यूपी में लखनऊ में। बाद में 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लानी पड़ी। इंटरनेट राइट्स से ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मानव अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रस्तुत करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 1। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र लाया गया था, जिसमें 30 अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 12 निजता या प्राइवेसी देता है और 16 विवाह का अधिकार। पर अधिकार तभी सेफ हैं जब देश सेफ हो। आतंकवादी रोधी क्षमताओं के समर्थन के लिए किसकी स्थापना हुई थी? सही जवाब है नैट ग्रिड 2008 के मुंबई हमले के बाद। इंटरनल सिक्योरिटी के कानून का एक लंबा इतिहास है। 1967 में यूएपीए आया, फिर 1980 में एनएसए या रासुका लाया गया, जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। हाँ वही। उसके बाद 1985 में टाडा और 2002 में पोटा आया। जब देश सुरक्षित होता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है
जैसे एफडीआई। अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? सही उत्तर है 100%। बिल्कुल। और आजकल तो फिजिकल एसेट से ज्यादा अमूर्त संपत्ति यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। पर भाई, जमीनी स्तर पर अभी भी किसानी सबसे अहम है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? 1998 में। ये आरवी गुप्ता समिति और नाबार्ड की सिफारिश पर आया था। किसानों के लिए बाद में पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 में आई। और पीएम फसल बीमा 2016 में। हाँ, और 2019 में एक बहुत अहम योजना पीएम किसान सम्मान निधि, जो यूपी के गोरखपुर से शुरू हुई थी, जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं। सोचो यार, 1887 के अखबार से लेके आज के आईटी एक्ट, नेटग्रिड और केसीसी तक भारत ने कितना लंबा सफर तय किया है। चलो अब थोड़े विविध तथ्यों पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में तो बहुत दिवस होते हैं, जैसे 4 जैन को लुई ब्रेल दिवस, 10 को विश्व हिंदी दिवस, और 15 जनवरी को अपनी थल सेना का दिवस होता है ना? हाँ, और 23 को पराक्रम दिवस, 24 को राष्ट्रीय बालिका या शिक्षा दिवस, 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 30 जैन को शहीद दिवस। बहुत बढ़िया। अब एक इकोनॉमी का एमसीक्यू। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष मिला? सही उत्तर है 1998। भारत के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर और 1930 में सीवी रमन को मिला था। पर ध्यान रहे, इंदिरा गांधी को नोबेल नहीं, भारत रत्न मिला था। अक्सर लोग ऑप्शंस देखकर गलती कर देते हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट बताया तुमने। अच्छा, थोड़े रैपिड फायर शॉर्ट एमसीक्यूज हो जाएं। एक्सेल में फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F। हाँ, ये तो बेसिक कंप्यूटर है। सूक्ष्म सिंचाई कोष किसके तहत आता है? नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में हुई और एचक्यू मुंबई में है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न। साइंस की खोज बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। रादरफोर्ड ने नाभिक ढूंढा, मरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम, चैडविक ने न्यूट्रॉन और रॉन्जन ने एक्सरे। और हाँ, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। एक्सीलेंट रिकैप। एक बुक पर आते हैं। मिथाली राज की आत्मकथा का क्या नाम है? अनगार्डेड। साथ ही T20 में 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय हरमनप्रीत कौर हैं। पीटी उषा की बुक है गोल्डन गर्ल और युवराज की टेस्ट ऑफ माई लाइफ। स्पोर्ट्स का सेक्शन कवर हो गया। एक आम जिंदगी वाला फैक्ट, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। और सबसे मजेदार एमसीक्यू, 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? रानी की वाव का। सिर्फ 100 रुपए नहीं, पूरे नोट्स की सीरीज एक म्यूजियम की तरह है। 10 रुपए पर कोणार्क मंदिर है, 20 रुपए पर एलोरा की गुफाएं, और 50 रुपए पर हम्पी का रथ, 200 रुपए पर सांची का स्तूपा और 500 रुपए पर लाल किला। देखो, ये 100 रुपए का नोट और बाकी करेंसी हमारी जेब में रखे हेरिटेज एम्बेसडर्स की तरह है, जो रोजमर्रा के अर्थशास्त्र और इतिहास को आपस में जोड़ते हैं। सच में यार। एक एनवायरनमेंट का भी रैपिड एमसीक्यू रह गया। पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का और केवलादेव, जो 1981 में बने। सम्मेलन 1971 में हुआ था। बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है और छोटा रेणुका। और जीएसटी कानून को मत भूलो, राष्ट्रपति की सहमति 12 अप्रैल 2017 को मिली थी। राइट। पहला देश फ्रांस था और भारत 161वां देश बना, 101वां संविधान संशोधन करके। एकदम पॉइंट पर। बाकी यूएनएफपीए और यूनिसेफ का HQ न्यूयॉर्क में है, और कच्चा तेल गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी नॉन रिन्यूएबल। और मनोज कोठारी, जिनका निधन हुआ, वो बिलियर्ड्स खेल से जुड़े थे। फ्यू, आज तो सच में एक हाई स्पीड एक्सप्रेस की तरह फैक्ट्स कवर किया हमने। बट सेशन एंड करने से पहले पीडीएफ की आखिरी स्लाइड पढ़कर श्रोताओं को एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूं। आज का होमवर्क, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? कमेंट में उत्तर दें और पीडीएफ डाउनलोड करके कल के लिए तैयार रहें। टिका है। अपने आसपास की इन चीजों को एक नई नजर से देखिए। बहुत ही डीप थॉट है ये। तो मिलते हैं अगले सेशन में इन्हीं नए नजरियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।